हेलो। ओके जी, अभी थोड़ी देर के बाद जो स्क्रीन में आपको शेयर करूँगा वो मेरा डेस्कटॉप है और मैं उसके ऊपर मैंने एक्सेल को ऑलरेडी ओपन कर लिया है। कल जहाँ से हमने अपनी वर्किंग का से काम किया था, आज वहीं से ही अपनी वर्किंग को दोबारा से शुरू करेंगे। और हमने जहाँ पर कल बात की थी थोड़ा सा एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। हमने कल ये बात की थी कि हमारे पास सब जो रिक्वायरमेंट है वो ये हम्म, हमारे पास भी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ये करना है कि हमने क्या करना है। हमने ये करना है कि हम हमारे पास बच्चों की एज ईयर में दी हुई है, जो कि आपके पास इस वक्त 1 आ रहा है। आपने इसको कैलकुलेट करना है कि कितने महीने हैं, कितने हफ्ते हैं, कितने डेज हैं, कितने आवर्स हैं, कितने मिनट्स हैं और कितने सेकेंड्स हैं। तो फॉर द वेरी फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा इक्वल नंबर ऑफ ईयर वाले सेल का रेफरेंस दिया और फिर स्टार यूज करके मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज करके 12 वाले सेल का रेफरेंस दे दिया। हमने डिसाइड किया था कि जो सेल्स रेंज के बाहर होंगे उन्हें हम फिक्स कर देंगे। मैंने इसको भी फिक्स कर दिया। अगले वाली दफ़ा नंबर ऑफ ईयर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 52 के साथ, इसको भी फिक्स कर दिया। देन व्हाट आई डू विद द डेज, तो आई जस्ट नंबर ऑफ ईयर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 360 के साथ और 360 जो रेंज के बाहर है उसको भी फिक्स कर लिया। और उसके लिए मैंने 360 को मल्टीप्लाई किया 24 के साथ और फिर मिनट्स के लिए मैंने और को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ और फिर मैंने मिनट्स को मल्टीप्लाई कर दिया अगेन 60 के साथ। मेरे पास ये मेरी वैल्यूज आ गई। मैंने इन तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट किया और क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको अपने रेफरेंसेस के साथ फिक्स कर चुका हूँ, मैंने इसे जस्ट ड्रैग कर लिया। चेक करने का तरीका है कि पहली वैल्यू को अनचेक किया, इसकी जो वैल्यूज आई हैं वो मेरी लास्ट वैल्यू की भी वही आनी चाहिए, तो वो दोनों वैल्यूज सेम है। इसका मतलब है कि जो मेरी वर्किंग है वो अप्रोप्रिएट हो गई है। तो कल हमने यहाँ तक जिन चीज़ों की बात कर ली थी ये हमारे पास ऑलरेडी हो गए थे, तो इसको क्लोज कर देते हैं। आ जाते हैं हम सेविंग शीट के ऊपर। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है। ओके, स्टार्ट करेंगे जी आज के लेक्चर के हवाले से। वर्किंग जो असाइनमेंट है जी एक सेविंग शीट है, सिंपल सा वर्कआउट है जो आपको यहाँ पे नजर आता है और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये वर्किंग कर सकते हैं कि हमारे पास सेविंग शीट क्या होती है। बेसिकली सेविंग आप सबको पता है कि हमारे पास इनकम होगी, हमारे पास एक्सपेंडिचर्स होंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपकी सेविंग्स होंगी। तो मैं कुछ इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि मेरे पास इनकम होगी, आपने कहा इनकम माइनस, इसमें से आप माइनस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या चीज, एक्सपेंडिचर। मैंने इनकम वाला सेल लिया यानी X12 लेने के बाद मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, X12 लेने के बाद मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया I12 को। तो X12 माइनस I12, तो ये मेरे पास आंसर आ गया सेविंग का। क्योंकि रेंज तमाम चीज़ें प्रॉपरली एडजस्ट हैं, इससे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ से इस पर क्लिक करना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो 2000 माइनस 800 इज इक्वल टू 1200, ये मेरे पास आ गया। देन 2500 माइनस 5000। अब जरा यहाँ थोड़ी बात डिफरेंट है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर ये करता हूँ कि ऑलरेडी मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है। होम के टैब में मेरे पास ऑप्शन है क्लियर और क्लियर में ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। आपने यहाँ से फॉर्मेटिंग खत्म कर देनी है। अगर आप कहते हैं नहीं सर हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज खत्म करनी है, अगर आप क्लियर ऑल करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट से सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होगी, क्लियर कंटेंट से इसमें मौजूद डाटा खत्म होगा। अगर मैंने इस पर शिफ्ट F2 के साथ कोई कमेंट दिए हुए हैं तो क्लियर कमेंट्स करने से कमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने कोई हाइपरलिंक जनरेट किया हुआ है तो आप क्लियर हाइपरलिंक करने से आपका हाइपरलिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप डाटा खत्म नहीं करना चाहते, हाइपरलिंक खत्म करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ अगर आप देखें तो आई जस्ट सेड एन ईमेल एड्रेस इज लाइक SCOS जीमेल। जैसे आप एक्सेल के अंदर किसी सेल में एट द रेट और डॉट यूज करेंगे तो वो सेल आपका
एक हाइपर लिंक के तौर पर काउंट होगा। इसको पता चल गया कि ये एक ईमेल एड्रेस है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखें ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर के अंदर आ गया। अब जिन्हें तो वर्ड भी नहीं आइडिया, उन्हें तो नहीं पता चलेगा, बाकी दूसरे सबको पता है कि कंट्रोल के करके भी हम लगा सकते हैं। लेकिन इंसर्ट के मेन्यू में मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट टैब के ऊपर लिंक की, तो आप यहाँ से भी लिंक जो है वो लगा सकते हैं। एड अ हाइपर लिंक कंट्रोल प्लस के की शॉर्टकट की है। क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस। मेरे पास मेरी ये वर्किंग जो है वो इस तरह से आ गई। अब आप देखें इसके ऊपर मेरा लिंक आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पैन करेगा, एक यहाँ से फिगर करेगा। बेसिकली यहाँ से एक ईमेल बॉक्स ओपन करेगा जिसके अंदर वो मुझे कहेगा कि टू में gmail.com है। तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक लिमिटेड डिटेल जो है वो ओपन हो गई है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। दैट मीन कि मेरा हाइपर लिंक जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। मैं इस लिंक को खत्म करना चाहता हूँ तो होम के टैब में गए, होम में क्लियर की ऑप्शन है। अगर मैं क्लियर ऑल करूंगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट फिर फॉर्मेटिंग खत्म करेगा। क्लियर कंटेंट कंटेंट खत्म करेगा। क्लियर कमेंट कमेंट खत्म करेगा। क्लियर हाइपर लिंक सब हाइपर लिंक को खत्म कर देगा। एंड यू विल सी ये ऑप्शन पहले मेरे पास डिसेबल आ रही थी, अब वो यहाँ पर मुझे अनेबल आ रही है। रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करके मैं अपने डाटा को के अंदर मौजूद लिंक जो है वो खत्म कर दूंगा। और अब आप देखें कि atarsu@gmail.com आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ गया। आई जस्ट रिमूव दिस, मैंने इसको यहाँ से खत्म कर दिया। और सेम एज इट इज मैं यहाँ पर भी जो वर्किंग परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो कुछ ये है कि मैं क्लियर में जाता हूँ। होम, होम में क्लियर, क्लियर में क्लियर ऑल सब कुछ खत्म कर देता हूँ। तो यू विल सी के बॉर्डर भी खत्म हो गया, नीचे एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। अब मैं यहाँ इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के बाद आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे आपने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया, जैसे ही आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे आपके पास क्या होगा, ड्रैग करने पर ये वैल्यू आ जाएंगी। ये मेरे पास रेड आ रही है, 2500 रुपीज जो लिखा हुआ है वो रेड में लिखा हुआ आ रहा है। इसकी क्या रीजन है? अगर आपको याद हो, आपने इस डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने कहा था कि एक्सेल के अंदर हम चीज़ों को, करेंसी को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते, क्योंकि पैसे नेगेटिव में नहीं होते। तो आप उसको करेंसी लेंगे। अगर आप साथ में कोई सिंबल शो करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट करेंसी सिंबल अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ से रुपीज सिंबल सेलेक्ट कर दिया। दुनिया की तमाम करेंसी जो है वो आपको नजर आती हैं। और आप सबको पता है कि अब ये मुल्क थोड़े हैं, तकरीबन 202 203 मुल्क तो ऐसे हो चुके हैं जिसमें कोरोना साहब आ चुके हैं। तो नीचे अगर आप देखें तो आपके पास तकरीबन कम करेंसीज हैं। हमारे पास कंट्री ज़्यादा होती है लेकिन ये उन मुल्कों की करेंसीज हैं जैसे उनके अंदर यूज होती हैं। फिर वो कह रहा है कि अगर आप नेगेटिव साइन शो करना चाह रहे हैं, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कलर भी चेंज हो जाए और नेगेटिव वैल्यूज मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आए। तो नेगेटिव वैल्यूज मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आए का मतलब ये है कि नेगेटिव का साइन शो नहीं करेगा। जब आप ओके करेंगे आपको वैल्यू नेगेटिव में शो जरूर हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपका फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है। और अगर आप कंट्रोल कॉस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किसी भी सेल में जब आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, मैं वापस गया, मेरे पास उसने मुझे ये वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा दी है। याद रहे कि पिछली वैल्यूज में जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी मैंने इसलिए RS यूज किया है कंट्रोल रन करके, ताकि पहले भी क्लियर हो जाए कि जो वैल्यूज हैं इनकम और एक्सपेंडिचर्स हैं दीज आर ऑल द करेंसीज। तो करेंसीज आप करके कोई भी डेसिमल फॉर्मेट दे दें। अगर आप डेसिमल नहीं देना चाह रहे हैं ओके कर दें। याद रखें देखिए अभी यहाँ से डेसिमल वैल्यू जो है वो खत्म हो चुकी है। अगर आप कंट्रोल रन करते हैं और यू वांट योर करेंसी सिंबल, आप RS का सिंबल ले लेते हैं और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो आप इसे रेड में शो करते हैं। तो इट विल लुक लाइक दिस। अगर मुझे इसके ऊपर कोई बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ जाकर इसके ऊपर जो बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बॉर्डर्स पे क्लिक किया और जो भी आप बॉर्डर्स पे यूज करना चाहें वो हम यूज कर लें। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि मैं इन इनकम का सम कर सकूँ। तो आप सबको पता है कि फार्मूला आपके पास यूज होगा, इसमें फंक्शन है इक्वल सम, और जिस वैल्यू से जिस वैल्यू तक जमा करना है मैं जमा कर लूँ। आज से पहले मैं आर्ट इक्वल या ये सम का फार्मूला यूज करता रहा हूँ। आज थोड़ी सी चेंज करेंगे बात। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो अपना माइक ऑन कर ले और वो होंगी रिदा। जी रिदा, अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। अ, जी, आपने ये करना है कि आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर इस जगह पर फार्मूला क्या बनेगा।
नहीं, अभी ड्रैग तो नहीं करना ना, अभी तो मैं सिर्फ इनकम वाले को मेरे पास आ गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। मैंने फार्मूला लगाया इक्वल सम S12 कॉलन S20, यानी S12 से S20 तक वैल्यूज को जमा कर दे और ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक्सपेंडिचर को कम कर सके। अभी ड्रैग करना ठीक है, करना मैं ड्रैग ही है, लेकिन ये कभी मैं चाहता हूँ क्योंकि जब आपके पास डाटा बड़ी ज्यादा बड़े नंबर में होगा ना, तो अगर आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं होगी तो जब बड़ा डाटा होगा तो वहाँ अभी तो मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ मोटा मोटा, आपको याद है कि मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं, मैं जल्दी जल्दी इसको गिन भी सकता हूँ। लेकिन ये कि अगर मेरे पास से वैल्यूज बिखरी हुई होंगी, डाटा बड़े लेवल पे होगा, 10 से 12 हज़ार रिकॉर्ड्स होंगे जिसको मुझे एनालिसिस करना होगा, तो मैं डेड श्योर होना चाहिए कि कोई भी डाउट ना रहे कि मेरे फार्मूले के अंदर कोई गलती नहीं है। तो उसको डील करते हुए चले मैं खुद फार्मूला लिखता हूँ। मैंने कहा इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मैं करता ही हूँ कि मैं कहता हूँ कि I12 से लेकर I20 तक वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास ये आंसर आ गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि जो इनकम्स है उनका सम जो है 31,000 आ रहा है, जबकि एक्सपेंडिचर जो है उनका सम जो है वो 19,602 आ रहा है। सर इसको बैक वापस आ जाते हैं, फार्मूले के ऊपर आ गए। अब अगर आप देखें, माइक ऑफ कर लीजिएगा, मैंने कहा H2 और I2 जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। H के बाद क्या आता है? I। H के बाद HI। तो अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखने की बजाय जस्ट इस फार्मूले को रो में ड्रैग करता हूँ, तो मैंने पढ़ा था कि एक्सेल की एक बहुत बड़ी ताकत है कि जब आप किसी भी फार्मूला को रो में ड्रैग करते हैं तो रो में ड्रैग करने पर कॉलम्स के नाम तब्दील हो जाते हैं। तो एच आई में चेंज हो जाएगा और फिर आई जे में चेंज हो जाएगा, यही मैं चाहता हूँ। जबकि 12 और 20 अपनी जगह पर ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो मेरे पास क्या डिसाइड हुआ कि यही वो फार्मूला था जो कि मुझे चाहिए, जो कि मैं इस तरह जनरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आया कि क्या मैंने ये ठीक किया? क्या अगर किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर ये किया कि इनका सम कर लिया, यहाँ पर ये किया इनका सम कर लिया। एक्चुअली जो मैंने किया है वो ठीक नहीं है। लास्ट सेल के लिए हमने यहाँ पर सम का फार्मूला लगाया है, जैसा कि आप सबको नजर आ रहा है कि यहाँ मैंने इनको सम कर लिया कि सेविंग कितनी है। एक्चुअली हमने चेक कुछ इस तरह करना था कि हमने कहना था नहीं, यू गो विद द टोटल इनकम एंड देन सब्ट्रैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा। लेकिन डिपेंड करता है आंसर, अगर आप देखें तो कोई फर्क नहीं है, 11,398, और अगर मैं इनको सम कर लेता हूँ तो उस रूल से भी 11,398 ही आता है। फार्मूला आंसर एक ही देगा, फार्मूला आपकी मर्जी का है। लेकिन जब हमारे पास हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो तरीकेकार ये नहीं होता कि हम इस तरह से सेल के नीचे लिखें, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नई एंट्री भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ तो मैंने बाउंड कर दिया ना कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आप देखें कोई एक डेट और टाइम दे दी, और मैंने यहाँ पर तकरीबन मैंने यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पर सम कर दी, तो ये मुझे सम नहीं करनी, यहाँ मुझे कुछ वैल्यूज लिखनी है और यहाँ पर मुझे सम करना है टोटल के आगे, और फिर आप कंट्रोल आर करके इसको यहाँ पर ड्रैग करना। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि जैसे ये तो थी ना मेरी, अगर वैल्यूज देखी जाए तो ये तो टोटल तकरीबन 10 वैल्यूज हैं। जेन में देखिएगा मैंने यहाँ से सिलेक्शन की, ये नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल काउंट 10 आ रहा है, इसका मतलब 10 न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो मेरे पास इस वक्त कैलकुलेशन में यूज हो गई। तो यहाँ देखें कि ये जो टोटल वाली लाइन है ये मेरे पास यहाँ आ रही है। देखिए देर इज पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ती चली जा रही है। अगर आप एक घर का बजट बना रहे हैं तो आपके पास अराउंड अबाउट 30 डेज होते हैं, तो 30 होंगी, 10 तो नहीं होंगी। तो ये जो कैटेगरीज हैं, जैसे आपके पास ये जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये हम एक साइड पर बयान करते हैं। मैंने साइड पर इसलिए बयान नहीं किया कि अगर मैं इसको और छोटा करूंगा तो ये आपको बहुत छोटा छोटा नजर आएगा, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। अदरवाइज हम यहाँ पर नए सेल में यहाँ ऊपर जाके लिखते हैं इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर एंड नेट सेविंग। तो आपको डाटा पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती, बस आप आखिरी एंट्री डालेंगे, देख लेंगे कि आपका नेट टोटल अवेलेबल है कि नहीं, यानी आपका क्लोजिंग बैलेंस जीरो है कि नहीं, आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर या आपका डेबिट क्रेडिट का जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है कि नहीं।
तो ये टोटल निकालने का तरीका क्या होगा, आपने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जस्ट एड इक्वल, और जहां पर आपने टोटल किए हैं वहां पर आप ये वाला वैल्यू जो है वो गेन कर लें। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स का सम ले लिया, और इसी तरह मैंने इक्वल दबाकर अपने सेविंग वाले कॉलम का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे कोट कर दिया। मैं जैसे प्लस एंटर दबाता हूँ तो मेरे पास मेरी ये वैल्यू जो है ये अवेलेबल हो गई। जरा गौर से याद रहे कि इनकम, एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स, तो आपके पास ये तीनों चीजें जो है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो गई। और जस्ट मूव एट द वेरी टॉप, अगर आपको यहाँ गेन करना होता तो आप कहते इक्वल, और जिस तरह का भी टोटल आपको चाहिए ये आपका इनकम का टोटल आ गया, और इसी तरह आप एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो टोटल है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट अभी हम फिलहाल इसको नीचे कर रहे हैं, आपने भी अभी नीचे करना है। जब मैं आपको कहूँगा कि आपने इसको अलग से बनाना तो फिर आप इसे अलग से डील करेंगे इंशाल्लाह किसी प्रोफेशनल स्टेटमेंट के अंदर इसको, यानी जहाँ हमारे पास ह्यूज डाटा होगा तकरीबन अराउंड अबाउट 10,000 के करीब, वहाँ पर हम इसे करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स दोनों के तीनों के हवाले से हमारे पास वर्किंग आ गई। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट सम रिजल्ट। रिजल्ट ये है कि अगर तो मेरे पास कोई बचत हो रही है, यानी अगर मैं कहता हूँ इट्स माई सेविंग आर ग्रेटर देन जीरो। सेविंग ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये होता है कि आपका डाटा जो सेविंग्स में आ रहा है वो जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है, यानी 1 है, 2 है, 100 है, 1000 है, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, वट एवर जो भी वैल्यू आती है वो बड़ी है, यानी इसका मतलब कि सेविंग्स हो रही है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाए सेविंग्स। अगर मेरी सेविंग्स क्या है, बराबर है जीरो के, तो मैं कहता हूँ कि इन दैट केस नो सेविंग एंड नो लॉस। एंड इफ आई सेड नो सेविंग नो लॉस, इफ आई सेड सेविंग इज लेस देन जीरो, याद रहे क्राइटेरिया आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से दिया जाएगा, यानी वो लोग आपको बताएंगे कि आपने जो शीट बनानी है उसमें आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं जो कि विजुअल टास्क है। विजुअल टास्क ये है कि आपने आजकल जरा तजारती खबरें देखनी है। तजारती खबरें आजकल जरा डाउन डाउन ही है। जब वो आप खबरें देखेंगे तो यू गॉट अमेज कि दुनिया में जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं वो डाउन आ रही हैं। तो कभी देखिएगा बिल्कुल इसी तरह एक्सेल के उन्होंने भी कॉलम्स बनाए होते हैं और उसके अंदर वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज जैसे आप उसको वहां से देख के आए और उसके ऊपर वर्किंग करें। बिल्कुल इसी तरह आपने बिजली, पानी और गैस के जो बिल हैं उनको भी जरा देखना है। वैसे तो आपको एक आधा महीना गवर्नमेंट जो है वो रिलीज कर रही है, इंस्टॉलमेंट में आपसे बिल लिया जाएगा, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको देख के आए, उसके ऊपर आप जो वर्किंग है वो परफॉर्म करके आए। ओके, सो वी हैव सम क्वेश्चन आउट देयर, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा क्राइटेरिया जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ गया। ओके जी, मैंने ये कहा है कि आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जो आपके पास ट्रेडिंग न्यूज होती है, जैसा कि आज किसी भी वेबसाइट पे देख रहे हैं, इंटरनेट आप सबके पास अवेलेबल है, तो आपने देखना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है। जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाएंगे ना तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल बड़ी मंदी चल रही है, पूरी दुनिया डाउन जा रही है। लेकिन आपने सिर्फ देखना ये नहीं है डाउन जा रही है कि अप जा रही है, ये तो बात की बात है। आपने जो चीज देखनी है वो आपने ये देखना है कि जब आप अपनी स्टॉक मार्केट के हवाले से वर्किंग को देखेंगे या जब आप अपनी स्टॉक मार्केट की फंक्शनलिटी को देखेंगे तो वहां पर इस तरह से आपके कॉलम बने होंगे, कंपनियों के नाम लिखे होंगे, डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा, परचेज प्राइस लिखी होगी, सेल्स प्राइस लिखी होगी, डिफरेंस लिखा होगा, एक ग्राफ बना होगा, भी आगे जाके देखेंगे अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, इसका क्या प्राइस है। हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद जैसे उसमें चेंज आती है तो उसके अंदर आपको वो ग्राफ जो है वो नजर आएंगे। तो आई जस्ट सेड कि आपने न्यूज पे सिर्फ इन चीजों को देखना है कि आपको कुछ समझ आता है। वो एक्सेल का ही एक एडवांस लुक है जो आपको वहां पर नजर आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे वहां पर देखेंगे और उसके हवाले से थोड़ा सा अपने आप माइंड मेकिंग करेंगे कि क्या हो रहा है। एक्चुअली हो कुछ ये रहा होता है कि इन्हीं फिगर्स के ऊपर, जैसे कि मेरे पास ये फिगर्स हैं, मैं सिर्फ इस फिगर के ऊपर बात कर रहा हूँ जो कि मेरे पास सेविंग की शक्ल में नजर आता है। क्या अगर सेविंग का टोटल बड़ा होगा जीरो से तो मैं कहूंगा कि मुझे सेविंग्स हैं। अगर सेविंग जीरो के बराबर होंगी तो मैं कहूंगा नो सेविंग, लो लॉस है। और अगर मेरी सेविंग नहीं हो रही, मैं नेगेटिव में चला गया हूँ,
दैट मीन मेरे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं, मेरी इनकम कम है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास लॉस हो रहा है। तो आई जस्ट गो देयर एंड सेड इक्वल, इफ अगर तो मेरे सेविंग का जो सेविंग की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मुझे क्या हो रहा है, सेविंग्स हो रही हैं। सिंपल फार्मूला मैंने यूज किया, इफ अगर तो मेरे सेविंग का जो आंसर है वो बराबर है जीरो के, मैं इस क्राइटेरिया को देखकर सेविंग परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास नो सेविंग नो लॉस, और एल्स हमने लास्ट में बात की थी कि अगर आपके पास तीन लॉजिक्स हैं, तो अगर तीसरी ऑप्शन जो है वो रिमेनिंग ऑप्शन है, यानी वो तमाम पॉसिबिलिटीज को, तमाम लॉजिक्स को कवर करती है कि देखिए राई लेस देन जीरो जाता है, तो फिर आपको उसके लिए एक कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसके लिए लॉस टाइप कर देंगे। यहाँ पर लॉस लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर किया, जितनी ब्रैकेटें आपने ओपन की होंगी उतनी ब्रैकेटें आपने क्लोज करनी है, आखिरी ब्रैकेट ब्लैक कलर की होनी चाहिए। मैंने एंटर प्रेस किया, अब आप देखेंगे आपके पास सेविंग्स आ रही है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और एक्सपेंडिचर की जो लास्ट सेल है इसमें मैं एंट्री कर देता हूँ 11,463। मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखिए नीचे रिजल्ट आपका चेंज हो गया। अगर आप इसे 63 की बजाय 64 कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपका पास लॉस आ गया। अगर आप इसे 62 कर देते हैं तो आपके पास सेविंग्स आ गई। तो आप इस तरह से अपने डेटे को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ जरा जी, कौन सी चीज? हम्म, मैंने यहाँ पे कहा है कि सेविंग, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कहा है कि सेविंग ग्रेटर देन जीरो है। अगर सेविंग जीरो है तो शो करेगा सेविंग, अगर सेविंग इक्वल टू जीरो है तो शो करेगा नो सेविंग नो लॉस, अगर सेविंग लेस देन जीरो है तो लॉस शो करेगा। यहाँ पे देखा कि कितनी कंडीशन है, तो मेरे पास तीन कंडीशन हैं जो यहाँ पर आई हैं। तीनों कंडीशन के मुताबिक मैंने अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी है। मैं फार्मूले वाले सर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको फार्मूला क्लियरली नजर आए। मैंने यहाँ ये किया कि मैंने कहा अगर मेरे सेल जहाँ पर सेविंग्स आ रही हैं J22, अगर मेरा ये सेल क्या कहता है, बड़ा है जीरो से, अगर ये सेल बड़ा है जीरो से तो आंसर आएगा सेविंग। ये मैंने सेविंग कर ली। अगर ये वाला सेल बराबर है जीरो के तो नो सेविंग नो लॉस, तो ये नो सेविंग नो लॉस की स्टेटमेंट आ गई। आखिरी के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वहां मेरे पास लॉस आ गया। आप इससे पहले जो इस कंडीशन का लेक्चर मैंने लास्ट अपलोड किया था, आप वो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया कि जी इफ J22 इज इक्वल टू जीरो देन नो सेविंग नो लॉस, तो ये मेरे पास इस तरह से अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, मैं कहा जी मैं अब क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पास जो मेरे रिजल्ट आए हैं या जो मेरी वैल्यूज आई हैं, जो मेरा डाटा आया है, जैसे यहाँ आप सेविंग देख सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। अगर अभी फॉर्मेटिंग की बात की जाए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको नजर सही आए। तो मैं यहाँ से होम पे जाता था, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेता था, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता था, या यहाँ से मैं कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकता था, या कोई भी डाटा जो है मैं यहाँ से यूज करता था। फिर अगर मैंने इस फॉर्मेटिंग को खत्म करना होता था तो मैं ये करता था कि मैं यहाँ पर क्लियर, अभी मैंने आपको बताया आज ही लेक्चर के स्टार्ट में, क्लियर फॉर्मेट करके आप इसकी फॉर्मेटिंग खत्म कर सकते हैं। दोबारा से फॉर्मेट करना चाहते हैं, मर्ज करते थे, बट अब मैं ये नहीं चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि कभी यहाँ पर सेविंग्स आएगा, कभी यहाँ पर नो सेविंग नो लॉस आएगा, कभी यहाँ लॉस आएगा। तो इन वैल्यूज के मुताबिक, यानी इन क्राइटेरिया के मुताबिक मैं चाहता हूं कि जब आंसर बदले तो यहाँ पर कलर भी बदले। यानी इन वैल्यूज के मुताबिक मेरे इस सेल का कलर बदलना चाहिए। अगर आप ये चीज चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास किसी भी कंडीशन के मुताबिक किसी भी डाटा को फॉर्मेट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन यूज होती है। अभी आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं इसका एक डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया। होम के टैब में
कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है जो आपको मिलेगी। यहाँ पर जाकर आपने वो रूल डिफाइन करना है जो भी मैंने बोला। क्या मैं चाहता हूँ, मैंने कहा रूल मैनेज करना है, मैंने मैनेज रूल पे क्लिक किया। मैं रिपीट करता हूँ, मैं एक रूल मैनेज करना चाहता हूँ। क्या रूल मैनेज करना चाहता हूँ, आप रूल डिफाइन करेंगे। रूल क्या है, अगर सेल के अंदर लिखी वैल्यू फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सेविंग। रिमेंबर, आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देनी है। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस देंगे ये बैक डाटा में आ जाएगा। आपने इसको वही लफ्ज लिखना है जो आपने यहाँ लिखा है, सेविंग, या जो आपने फार्मूले में लिखा है। अगर आपके सेल की वैल्यू इक्वल है सेविंग से, तो आप क्या फॉर्मेटिंग चाहते हैं, ये बॉक्स आप सबका जाना पहचाना। आप फिल में गए, आपने कहा सब सेविंग्स है तो कूल थिंग कि आजकल स्कूल चल रहा है सेविंग्स विद बैलेंस। अगर आप इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो स्टाइलिंग बॉर्डर देने हैं, कलरफुल बॉर्डर देने हैं, ग्रेडियंट बॉर्डर देने हैं, आउटसाइड देने हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फोन, अगर आप अपना अपनी मर्जी का कोई फोन स्टाइल यूज करना चाहते हैं या वटेवर, मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, तो आप नंबर फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जाकर सिर्फ ओके का बटन दबाया और ये फॉर्मेटिंग मैंने बिल्ड कर ली। मैंने यहाँ पर ओके कर दिया जी, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद अगला रूल डिफाइन करते हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर सेल की वैल्यू इक्वल आती है किससे, अगर सेल की वैल्यू इक्वल आती है 0 के, तो फॉर्मेट क्या करेगा, सॉरी इक्वल आती है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो सेविंग नो लॉस। देन क्या करे, देन आपने कहा कि ऑरेंज आउटलाइन बॉर्डर जो है वो मैं कर लेता हूँ डॉटेड, एंड देन आई मेक इट एज ब्लू, और ओके कर देता हूँ उसको अप्लाई करने के बाद। देन ओके किया, दो रूल बन गए जी, एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया। एक और रूल बनाते हैं। तीसरा रूल जो मेरे पास है वो मेरी सेविंग लेस देन 0 का है, तो मैंने कहा सेल वैल्यू इक्वल टू, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इनको एक्सप्लोर करेंगे, इस हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे, इस हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे। क्या सेल की वैल्यू इक्वल आती है, क्या आपकी वैल्यू लॉस के इक्वल आती है। देन आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर लॉस है तो मैं इसकी आउटलाइन जो है वो रेड कर देता हूँ, ठीक है, सेल का कलर भी रेड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर रेड फिल कर देता हूँ, जबकि फोन का जो कलर है वो मैं चेंज करके व्हाइट कर देता हूँ। ठीक, तो लुक लाइक दिस, ओके करता हूँ। सॉरी, न्यू रूल, अगर सेल की वैल्यू इक्वल आती है क्या, लॉस, नीचे फॉर्मेट फॉन्ट व्हाइट हो जाए, बॉर्डर बॉर्डर थोड़ा सा डॉक्टर ये लेते हैं और इसका ग्रीन में कर लेते हैं, ठीक है। स्केल जो है वो हम रेड से कर लेते हैं, तो यहाँ से मैंने रेड से फिल कर लिया और ओके कर दें। देन अगेन ओके करें, तो आपका से 3 रूल डिफाइन हो गया। लॉस, नो सेविंग नो लॉस, एंड देन सेविंग। मैं सेविंग को अपवर्ड मूव कर देता है, तो ये आपने मूव कर दिया। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन सबसे ज्यादा आ सकती है ना, वो सबसे ऊपर लिखेंगे। जो उससे कम आ सकती है वो दूसरे नंबर पे, जो उससे कम आ सकती है वो तीसरे नंबर पे। अगर और भी वैल्यू होंगी तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, यानी न्यू रूल में वो वैल्यू डिफाइन करते जाएंगे। मैंने कहा अगर तो उसको सेविंग मिल जाता फिर तो लॉस और नो सेविंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम एक एक सेकंड बचाएंगे ताकि हमारा सिस्टम हमें बेहतरीन रिजल्ट जो है प्रोवाइड करे। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ देखें, इसको सेविंग्स हो रही है, 1 रुपया बच रहा था, 1 रुपया आपके पास बच रहा है ना, आप यहाँ जाके कहते हैं कि 3 कर देता हूँ। अब कुछ नहीं बच रहा, नो सेविंग नो लॉस। यहाँ चेक करें कि आपने नो सेविंग्स लिखना है, आपने एक एस नहीं लगाया हुआ, ठीक है। नो सेविंग्स नो लॉस, एंड देन इफ यू सेड 4, जब मैं एंटर करता हूँ तो आप देखें अब आपका लॉस आ गया। यानी अब आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं होती जिसमें मैंने आपके लिए लिखा था, मैं अभी लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखें कि आपके पास जो है डाटा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है नो सेविंग नो लॉस के हवाले से। और एज यूजुअल हमने जो लास्ट टाइम बात की थी कि हम यहाँ से इसको फ्रीज करेंगे, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो लेफ्ट 1 और यहाँ से हेडिंग ली, थोड़ा सा जूम एडजस्ट किया, एक लेवल और
एंड देन यहाँ पर जाकर आप इसे कर लें व्यू से फ्री स्पैन, ताकि जब मैं इसको नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो आपका हेडिंग जो है वो अपनी जगह पर है और बाकी एरिया आपको मूव करते नजर आए। मौजूद आपको बता देते हैं कि कैसे देखें, यहाँ डॉटेड लाइन आ रही है। अगर मैंने यहाँ से शुरू किया होता ना तो फिर ये प्रिंटिंग लाइन जो है वो इतने एरिया में मेरा डाटा जो है वो प्रिंट हो जाता। अभी मेरा डाटा जो है वो 1 2 3 4 पेजेस के ऊपर प्रिंट होगा। अगर मैंने यहाँ से काम शुरू किया होता तब ये एक पेज के ऊपर तकरीबन प्रिंट हो जाता। बाद में बात करेंगे, अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे सब प्रिंट हो जाए बाद में इंशाल्लाह बात करते हैं। तो आपने देखा जी कि आपके पास सेविंग शीट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। क्विकली मूव ऑन कीजिएगा। इससे मेरे पास 7.5 मिनट के बन रहा है, इससे भी कम रहा है। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आती है प्रोडक्ट वेट लिस्ट। प्रोडक्ट वेट लिस्ट आप सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी हमने पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो पैसे लगते हैं वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है। सेल टैक्स गवर्नमेंट जो इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करती है वो सेल टैक्स होता है। मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ कि गवर्नमेंट ने 21% टैक्स लगाया हुआ हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर। मैं एज अ बिजनेस मैन जो प्रॉफिट लेना चाहता हूँ वो मेरा प्रॉफिट कहलाता है। मैंने डिफाइन किया कि मैं 12% प्रॉफिट ले रहा हूँ। प्रॉफिट मार्जिन वो लोग जो मेरी चीज़ को उठा उठा के घर घर लेके जाते हैं उनका जो शेयर होता है उसको प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, तो वो 15% है। और याद रखिएगा अगर लेक्चर ब्रेक होता है तो उसके बाद मैं तकरीबन 10 मिनट की ब्रेक करेंगे हम, और उसके बाद मैं नया लिंक आपको शेयर करूंगा ताकि आप दोबारा ऑनलाइन हो जाए। ठीक, यानी जैसे ही लेक्चर ब्रेक होगा उसके 10 मिनट के बाद दोबारा लेक्चर शुरू होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्रेजेंट हो। कल काफ़ी लोग मिसिंग कर गए थे। तो मैंने कहा जी प्रॉफिट मार्जिन है 15% आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है। रिटेल प्राइस का फार्मूला मैंने ये ऊपर लिखा है हेयर, एमपी स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। अगर एक चीज को चीज रिटेल प्राइस क्या होगी, जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है उसमें हम सेल टैक्स को जमा करेंगे, उसमें प्रॉफिट को जमा करेंगे और फिर प्रॉफिट मार्जिन को जमा करेंगे, तो वो मेरे पास रिटेल प्राइस की आ होगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाली बात यह है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाएंगे ये क्राइटेरिया वो आपको डिफाइन करेंगे। मैंने एक स्टैंडर्ड रूल लिखा है कि रिटेल प्राइस बराबर होती है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट मार्जिन के। लेकिन याद रहे और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हर कंपनी डील कर रही होती है। उन्हें मुख्तलिफ एक्सपेंसेज हैं, जो कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट होती हैं, कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं, तो वो उन्होंने सारी एंटर करनी होती हैं। तो वो सारी एंटर करने के बाद आपकी जो है वो मैंने हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के अंदर ही आपने रॉ मटेरियल जमा करना है, लेबर जमा करनी है, आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, वो आपने जमा करना है। तो यानी इसका मतलब है कि देर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस के वो आपका ब्रेकअप में आ सकती हैं, लेकिन रूल यही है कि रिटेल प्राइस में वो तमाम चीजें जमा होगी जो कि आपने बियर करनी है, चाहे वो बनाने के ऊपर आने वाली लागत हो, चाहे वो गवर्नमेंट जो सेल टैक्स लगा रही है, जो प्रॉफिट आप खुद रखना चाह रहे हैं, जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कैसे करूंगा? जस्ट सेड मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी है 100, मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 21% के साथ। तो 21% वाले सेल का रेफरेंस दिया, क्योंकि ये रेफरेंस आपके पास जो है वो नई जगह पे है तो इसको फिक्स कर देंगे। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। प्रॉफिट निकालना है, मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 12% के साथ, मैंने इसको फिक्स कर दिया। प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किया 15% के साथ, मैंने इसको फिक्स कर दिया। सारों को जमा करना है, यहाँ सम का फार्मूला लगाया, 148 रुपये में चीज मुझे पड़ गई। मैं दुकानदार के पास लेके गया, उसने कहा मैं 25% जो है प्रॉफिट लूंगा। तो 25% प्रॉफिट का मतलब है कि वो कह रहा है कि मैं रिटेल प्राइस का 25% जो है वो प्रॉफिट लूंगा। दैट मीन मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब वो चीज मार्केट में कितने की बिकेगी, 148 में 37 रुपए जो वो लेगा और वो बिकेगी। अब वो दूसरी बात है कि वो कहते हैं जी कि हम आजकल जो इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस आई हुई है, हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्राइस दे रहे हैं, वो हमारे पास जो है वो ये है कि आप इसके ऊपर हम फ्लैट 10% ऑफ कर रहे हैं। तो 10% ऑफ करने के बाद भी याद रहे कि आप जो 10% ऑफ करते हैं, इसके ऊपर अगर मैंने 10% ऑफ में लिखा होता है सर ये वैल्यू बदलती रहती है, तो इसका यानी अमाउंट माइनस अमाउंट का 10%। याद रहे मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये पहले सॉल्व होगा और फिर आपके पास ये आएगा। ठीक, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि उन्होंने कहा है फ्लैट ऑफ 10%। अक्सर इस तरह ऑफर आई होती है कि आज वो 10% पे फ्लैट ऑफ कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इस रेफरेंस की जगह इस 10% का रेफरेंस देंगे,
एंटर कर दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप ब्रैकेट यूज करें ताकि आपको याद रहे कि ब्रैकेट पहले प्रोसेस होती है। मैंने एंटर किया, ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया, फ्लैट 10% ऑफ है, यानी आप इसको सिर्फ हेडिंग देंगे ऑफ। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज दे ली। अब जस्ट आपने करना ये है कि आपने इसको ड्रैग करना है। जैसे ही आप कंट्रोल डी से ड्रैग करेंगे, आपने देखा कि मैंने सिर्फ वैल्यूज लिखने के बाद इसको ड्रैग कर लिया और आपके पास जो है वो आंसर आ गए। और इसी तरह अगर आपने फ्लैट वाले को करना है तो इसमें चेंज ये करना पड़ेगा, क्योंकि 10% वेरी कर रहा है तो इसको फिक्स करेंगे हम, इसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये 10% ऑफ करने के बाद जो प्राइसेस है वो है। गवर्नमेंट ने क्या किया जी, डिस्काउंट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा हम सेल टैक्स माफ करते हैं, तो सेल टैक्स माफ करने का मतलब है 0%। जरा गौर से देखिएगा, ये पूरा कॉलम चेंज होगा। अभी एक चीज की कीमत जो 185 रुपए थी, जब 0% हुआ तो 158 रुपए पे आ गई। बिजनेसमैन ने कहा कि जी हालात अच्छे नहीं है, मैं चीज ज्यादा बेचना चाहता हूँ तो मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा कम कर लेता हूँ, उसने यहाँ पे 0% कर दिया। प्रॉफिट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर वाला और जो ये दोनों अपना प्रॉफिट मोस्टली कम नहीं करते हैं, क्योंकि ये अगर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है इसमें शिपमेंट करनी होती है, माल लेके जाना होता है, पहुंचाना होता है, तो ये इसको मजीद कम नहीं करता, ये अपना एक प्रॉपर शेयर रखता है। जबकि जो दुकानदार है वो एक्चुअली ये 25% ही रखेगा, ताकि एक्चुअली जो बिजनेस में टर्न आएंगे वो ये आएगा कि 25% इसको प्रॉफिट हो रहा है। बट वो यहाँ फ्लैट ऑफर कर देगा। फ्लैट ऑफर में इसने कह दिया कि मैं 20% ऑफ करता हूँ। याद रखें कि 20% ऑफ करने के बाद भी उसको चीज जो मिल रही थी, 20% उसने ऑफ किया, तो 20% ऑफ करने के बाद उसको जो मिली है चीज वो मिली है कितने में, वो उसको मिली है 125 रुपए में। तो 125 रुपए में उसने 20 इतने की उसको मिल रही थी, इसकी रिटेल प्राइस भी इतनी ही थी, यानी उसने अपना प्रॉफिट इसके ऊपर नहीं लिया। चेक करेंगे हम, इसके कैंसिल पे तो जी बिल्कुल, यानी क्योंकि इसके अंदर ये वाला प्रॉफिट था, इसलिए हमने कहा था कि 125 मल्टीप्लाई बाय 156, और ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसके ऊपर 20% ऑफ कर दिया। इस प्राइस का 20% अगर ऑफ करें तो इतना करेगा नहीं, क्योंकि दुकानदार हमेशा प्रॉफिट रखता है, तो इसमें 10% यहाँ प्रॉफिट रखता है। ओके जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन यही ब्रेक है, 10 मिनट की हम ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। 10 मिनट के बाद आपको नया मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, और वहाँ से पेज के ऊपर, ग्रुप के पेज पे चेक कर लीजिएगा। अभी एंड तक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास से थोड़ा सा फार्मूला दोबारा बता दें, तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि सबको क्लियर था। और अगर आप यहाँ आगे देखें तो आगे जो वर्किंग है उसमें मैंने ये किया था कि मैंने ये कहा था कि अगर हम फ्लैट 10% ऑफ करते हैं, फ्लैट 10% ऑफ करने का मतलब होता है कि जो आपकी एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर 10% ऑफ, यानी आपकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस कितनी है 156.25, उसमें से ऑफ किया मैंने क्या 156.25 का 10%, तो ये 10% आ गया। इसी रेफरेंस को आपने जो ब्रैकेट, याद रखिएगा वैसे ब्रैकेट नहीं भी लगाता कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी माइनस से ज्यादा होती है। तो ब्रैकेट की वजह से ये हुआ कि ब्रैकेट लगाने से इसमें एक अंदाजा हो गया कि इसको पहले सॉल्व करेगा, उसने इसको सॉल्व किया, यानी 156.25 माइनस 1.56 तो हो गया 15.6, यानी 15.625 जो है वो माइनस कर देगा 156.25 में से, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आंसर आ गया 140.625। ये मेरा फ्लैट ऑफ है, यानी आपकी ये ऑफर होती है जो कोई आपने देखा होगा अक्सर सेल्स वाले जो है वो कोई ऑफर देते हैं तो उसमें लिखा था फ्लैट इतने % ऑफ, तो ये ऑफ इस तरह से निकाला जाता है कि आप अपनी मार्केट प्राइस को, जो आपकी एक्चुअल प्राइस है उसका 10% ऑफ कर दें, या 5% ऑफ कर दें, या 7% ऑफ कर दें। अक्सर आप मेडिकल स्टोर पर देखते हैं तो वहाँ 7% ऑफ होता है, और कुछ जगहों पर तो 12% तक रमजान के महीने में जो है वो ऑफ किया जाता है। तो ये डिफरेंट हमारी स्ट्रेटजीज हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को उठाता हूँ और उठाकर इसको ऊपर ले जाता हूँ या साइड पे ले जाता हूँ, तो मैं वहां पर चेंज करूंगा और मेरी शीट में ऑटोमेटिकली चेंजिंग होती जाएंगी। यानी अगर मेरा बहुत ज्यादा डाटा है, नीचे तक डाटा भी आता जाता है, काफी ज्यादा डाटा भी हो जाता है, तो मुझे ऐसा जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अपने डाटे को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोडक्ट रेट लिस्ट वाली जो असाइनमेंट है ये आपके पास आपको क्लियर होगी। इसके बाद आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट प्राइस के ऊपर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।
जी मजीद, क्वेश्चन पूछिएगा। डजेंट, अभी उसका आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप जूम को एडजस्ट कीजिएगा, ये नीचे आपका जूम की ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ से एडजस्ट कीजिएगा तो आपके पास की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। और जो प्रिंट के ऊपर दो सफ़ों के ऊपर आ रही है वो भी अभी हमने पढ़ा नहीं है। वो भी आपने देखा था, एक स्क्रीन खुली थी कुछ इस तरह से प्रिंट के नाम से, और इसमें कुछ प्रिंट प्रीव्यू की सेटिंग्स है। जी, तो इसकी अभी हमने वर्किंग नहीं की है, इसको भी इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। थोड़ा सा मैं और आपको भी पढ़ा लूँ, तो उसके बाद फिर इस प्रिंटिंग की तरफ आएंगे कि प्रिंटिंग की जो सेपरेट टॉपिक होगा, जिसमें पूरा प्रिंट लेआउट एक ही लेक्चर के अंदर हम सारा जो है वो स्टडी करेंगे, सारी डिटेल एक ही जगह से देखेंगे। ये वैसे प्रिंट एरिया की ऑप्शन है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। आप अपने तौर पर देख सकते हैं, मैंने आइडिया आपको दे दिया। और ये लाइन प्रिंटिंग लाइन ही है। ठीक हो गया जी। ओके, वापस आ जाते हैं कि अभी फिलहाल हम अपने जूम को यहीं से एडजस्ट करते हैं। और मेरे पास इस वक्त जो है वो इंस्टॉलमेंट प्राइस वाली असाइनमेंट है जो मुझे नजर आ रही है। मेरे पास एक चीज़ है जिसकी कीमत 100 रुपये है, मैंने उसको किस्तों पे लेना है। किस्तों पे लेने का रूल मुझे ये बताया गया है कि इंटरेस्ट होगा 12%, एडवांस होगा 40%, और आप यानी आप डाउन पेमेंट करेंगे 40%, और 12% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये हमारे गली मोहल्लों के अंदर ये रूल जो है वो यूज होता है। जो आपका बैंक है वो इस रूल को यूज नहीं करता। बैंक एक फार्मूला है, आगे चल के मैं शायद बात करूंगा आपसे, इसे पीएमटी कहते हैं। वो बेसिकली और तरीके से कैलकुलेशन करता है, जिसे बैंक बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करके जो है वो अपना जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो अप्लाई करता है। यानी अगर छोटे टाइम के लिए आप कर्जा लेते हैं बैंक से, तो इसके अंदर आपको ज्यादा जो है कम पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा देर के लिए पैसा लोन लेते हैं तो आपको पैसे ज्यादा पे करने पड़ते हैं। यानी मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू के मुताबिक जो है वो ये चीजें वेरी करती हैं आजकल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो आपने सुना होगा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप हमारे पास आओ, हमसे कर्जे लो। लाइक अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं 12.5 जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट से 1 लाख रुपया लोन लेते हैं, गवर्नमेंट से मुराद आप कह लें कि नेशनल बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको 12.5 जो है वो उसके ऊपर जो है वो अब 1 लाख के ऊपर 12,500 रुपया जो है वो आपको महीने का यानी सालाना जो है ये मंथली जो भी इनका रेट डिफाइन होता है उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। वो आपका इंटरेस्ट रेट कहलाता है। इंटरेस्ट रेट कम करने से ये होता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो अगर मैं एक बिजनेस मैन हूँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ, तो बैंक से लोन लेने के बाद मैं जो है वो जब वर्किंग करूंगा, तो बैंक से लोन लेने के बाद जब मैं वर्किंग अपनी परफॉर्म करूंगा, तो जो मेरा इंक्रीमेंट होगा, मैंने बैंक से लोन लिया। अब अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ, कितना मैंने बैंक से लोन लिया, 1 लाख रुपया, तो मुझे बैंक को 12.5 यानी 12,500 रुपया पे करना पड़ेगा। अब इस सूरत में अगर आप देखें कि अगर बैंक रेट कम करे तो मुझे पे करना पड़ता है, लाइक बैंक ने कहा 10%, तो मुझे 1 लाख के ऊपर 12,500 की बजाय 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये आसानी होगी। मेरी जो फीस की कीमत है, मैं ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपने देखा, अभी इंटरेस्ट हम फीस की कीमत के अंदर डालते हैं, यानी जो भी मेरे खर्चे होते हैं वो मैंने फीस की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसमें से निकालनी होती है। तो क्योंकि जब मैंने वो वहां से लेनी होगी, तो मुझे 10,000 अगर पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए आसानी होगी कि 2,500 रुपया जो बेसिकली मुझे बच रहा है, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंज्यूमर को छोड़ दूं, और मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट रेट भी कम हो जाएगा, मुझे सेल्स जो टैक्स है वो भी कम पे करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो कंज्यूमर को पहुंचता है। अगर हम चाइना की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो चाइना इकोनॉमी में यही रूल इम्प्लीमेंट किया गया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आसान हिसाब के ऊपर लोगों को, होम इंडस्ट्री को कर्जे देती थे। उन्होंने कर्जे देने शुरू किए। एक वक्त आया ना जब चाइना की भी आबादी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्होंने कहा था जो हमारी आबादी है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमारे लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने, अगर आपने सुना हो, तो ये रूल कर दिया था कि मियाँ बीवी एक जगह बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर 1,000 के बच्चे होंगे तो उन पर टैक्स लगेगा, और अगर किसी का एक बच्चा है तो उसको उसके ऊपर बोनस मिलेगा। तो ये इसीलिए किया गया था कि एक जो है ना पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद दे हैव डिसाइडेड कि उन्होंने होम इंडस्ट्री को लोन दिए। उन्होंने लोगों को कहा क्या चीजें बनाए। अगर आपको याद हो कि आपके बचपन में कभी आपने पीले रंग का बॉल पॉइंट देखा होगा पियानो के नाम से, तो वो जो बॉल पॉइंट है आपके पास, वो उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी कम हो गई है कि जो हमारा वर्कआउट है, तो कि हमारी जो वर्किंग है वो पाकिस्तान में पहले वो बनता था, लेकिन चाइना होम इंडस्ट्री में आया, उन्होंने लोगों ने अपने घर में बनाना शुरू कर दिया। दे आर प्रिपेयर्ड, वो अपनी ही फैमिली को ऐड करते थे तो उनकी लेबर भी बच जाती थी। अपने ही घर में बनाते थे तो उनकी लैंड भी बच जाती थी, यानी जमीन का किराया भी नहीं देना पड़ा, चीज घर में ही बन गई।
सिर्फ रॉ मटेरियल के पैसे देने पड़ते थे और अपनी जो उन्होंने अपनी लो कॉस्ट निकालनी थी वो होती थी। वो गवर्नमेंट उनको बहुत कम जो है ना वो इंटरेस्ट के ऊपर जो पैसा देती थी वो चीज बना लेते थे। जो चीज उन्होंने बना ली वो मार्केट में बेचते थे, इजीली वो उस चीज को उतार लेते थे, यानी लोग जो उन्होंने लिया होता था वो उसको इजीली उतार लेते थे। तो उनके पास से उनकी इकोनॉमी स्टैंड होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे मुल्क के अंदर एक आती है प्रॉब्लम कि जी वो मैंने चीज तो बना ली है, वो चीज बिकी नहीं। अब जब वो चीज बिकेगी नहीं, लाइक अगर सपोज मैंने वो बॉल पॉइंट ही बनाया तो वो बिके नहीं है, तो वो तो एक वक्त आएगा जब खराब हो जाएंगे। तब गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें इंटरेस्ट देने की बजाय जो चीज आपने बनाई है उसमें वो चीज ही दे दें, आप हमें चीजें सेल कर दें। यानी चाइनीज गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि आप चीज हमें सेल कर दें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लोगों को कहा कि आपने हमारे पैसे देने थे, आपने हमें लोन देना, आपने जो चीज बनाई है आप वो जो मार्केट रेट चल रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट को सेल कर दें। गवर्नमेंट ने उनसे वो चीज परचेज कर ली। ऑटोमेटिकली मैंने एक चीज बनाई है वो उसी वक्त गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया है, मेरा कर्जा भी उतर गया, अंदर से जो मेरा मार्जिन था वो भी मुझे मिल गया। यानी मेरे पास जो लैंड का मेरा था वो भी मेरा खर्चा निकल आया, जो मेरी लेबर का था वो भी खर्चा निकल आया, और इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली मैंने जब गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्टली परचेज कर लिया वो भी निकल आया। और जो मैंने रिस्क लिया था उसमें लॉस वाला जो आंसर है वो खत्म हो गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट रह गया। तो इस तरह चाइनीज लोकल इंडस्ट्री जो है वो स्टैंड होना शुरू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज गवर्नमेंट इतने बॉल पॉइंट्स का क्या करती होगी या उन वो प्रोडक्ट्स का क्या करती होगी। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने उनको वो एक्चुअली जो नजर आता है कि मुझे 1,10,000 की चीज जो है वो मिली है, वो एक्चुअली 1,00,000 रुपए की है जो चाइनीज गवर्नमेंट को मिली, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी इंटरेस्ट था। उन्होंने ये किया कि उस 10,000 को मजीद कम कर दिया, यानी उसको उन्होंने 1,03,000 या 1,04,000 के ऊपर करके ऐसे मुल्कों में जहां बॉल पॉइंट की जो है वो डिमांड ज्यादा थी, जहां उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा थी, उन मुल्कों में अपनी चीज को सेल करना शुरू किया। और मजे की बात यह है कि उन मुल्कों में उस चीज की जो प्राइस थी उससे कम प्राइस पर जो है वो उस चीज को मार्केट में सेल करना शुरू किया। इस रूल को कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, अगर किसी ने पढ़ा है तो डंपिंग करना शुरू कर दी। उससे यह हुआ कि वहां की जो लोकल इंडस्ट्री थी वो इतना लो प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। चाइनीज प्रोडक्ट जब मार्केट में आई तो वो चीप थी, जब वो प्राइस उनकी कम थी तो लोगों ने उनको प्रेफर किया। चाइनीज ने अपनी डिमांड खुद जनरेट की और इस तरह उन्होंने दुनिया में दूसरे मुल्कों में जाकर चीजें बेचना शुरू कर दी। अगर आप जापान की हिस्ट्री पढ़ें तो जापान के तरक्की करने का एक राज ये है कि जापान ने अपनी गाड़ियां अमेरिकन मार्केट में सेल की। अमेरिकन के पास पैसा बहुत ज्यादा था, जापान के लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, बट दे हैव द टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपनी जो ऑटोमोबाइल से अपनी गाड़ियां जो थी वो अमेरिका में हाई प्राइस के ऊपर सेल की। हाई प्राइस से मुराद ये थी कि जो अमेरिका में जो गाड़ियों की लग्जरी कार्स थी वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी, तो उन्होंने अपनी उनसे कम प्राइस रख के सेल की, बट मोस्ट फैसिलिटीज अपने मुल्क की निस्बत जो है वो उनको वहां पर जो है चीज सेल करना ज्यादा आसानी हुई। और उन्होंने ऐसा ऐसा अमेरिकन जो ऑटोमोबाइल का जो है जो व्हीकल मार्केट थी उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। और आज आपको जापान जो है वो दुनिया की टॉप इंडस्ट्री टेक्निकल प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है वो आपको नजर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से नजर आता है। जस्ट लाइक ए रूल डंपिंग, यानी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दी और इस रूल के ऊपर वर्किंग की। जो हमने इससे पहले बात की कि इन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट के ऊपर कहीं टैक्स कम लगा दिए, कहीं अपना गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया, या जो इंटरेस्ट दिया वो कम कर दिया। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लोकल मार्केट की पहले बात करेंगे, फिर आगे बिजनेस की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर ये कहा कि अगर एक चीज 100 रुपीज की है तो मैंने कहा 100, एंड देन आई जस्ट गो एंड मल्टीप्लाइड विद 12%। मैंने यहाँ से सिंपल 12% मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये रेंज के बाहर है तो मैंने इसको फिक्स कर लिया। तो अब ये चीज मुझे कितने की पड़ गई, अगर ये चीज 100 रुपए की थी तो अब मुझे 112 रुपए देने पड़ेंगे। याद रखिएगा हमारी लोकल मार्केट में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 50% तक जाता है। एक तो आप देख सकते हैं कि इस चीज की प्राइस काफी महंगी हो जाती है। अब एडवांस कितना देना पड़ता है, एडवांस हमेशा कैश प्राइस के ऊपर दिया जाता है, तो कैश प्राइस का 40% मैंने इसको फिक्स कर दिया। नेट पेबल अमाउंट अभी कितनी है, 150 रुपए देने थे, 40 रुपए दे दिए। तो देखें चीज की कीमत 100 रुपया थी और अभी मैंने 110 रुपए जो है वो अदा करने हैं। मैं लेकिन चीज लेके घर आ गया हूँ, मैंने इसकी 3 किस्तें करवा ली। 3 किस्तें करवाएंगे तो अभी कितने पैसे देने थे, 110 रुपए। 3 किस्तों में अदा कर दिए, डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर किस्त कितने पैसे देने पड़ेंगे। मैं रेट थोड़ा कम करता हूँ, इंटरेस्ट रेट को 12% पे ले जाता हूँ, सॉरी 12% पे ले जाता हूँ। जी मजीद क्वेश्चन पूछिएगा। नेट पेबल अमाउंट है। नेट पेबल अमाउंट होती है कि आपने कहा है कि आपके पास, वैसे इसकी डिटेल भी आपको उसी लेक्चर में मिल जाएगी।
तो नेट पेएबल अमाउंट निकालने का तरीका होता है कि जो इंस्टॉलमेंट प्राइस होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं एडवांस को। देखें, आप अभी 112 के मेरे अदा करने थे, 40 रुपए आपने अदा कर दिए, अभी कितने और देने हैं? आप कहेंगे सर 112 देने थे, 40 दे दिए, पीछे 72 पे रहते हैं। कैसे निकाला है? 112 में से 40 को माइनस कर दिया, 72 पे रह गया। आप 3 किस्तों में देनी है, तो यानी डेली बेसिस पे आप इंस्टॉलमेंट करवा लें या मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, वो आपकी मर्जी है। मैंने पर मंथ के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि 3 महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट हो, तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आपने इन तीनों को सिलेक्ट किया, डिवाइड कर दिया, और ये आपका जो आंसर है वो इस तरह से अवेलेबल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट काफी आसान है, आप इजीली मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है हमारा पे रोल सिस्टम। पे रोल शीट क्या कहती है? पे रोल शीट एक ऐसी शीट होती है जहाँ पर हम तनख्वाहों का हिसाब किताब देखते हैं। गवर्नमेंट जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसको हाउस रेंट देती है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा बेसिक सैलरी का हमने 45% ले लिया, इसको मैंने फिक्स कर लिया। जी बेटा पूछिएगा, बेटा बेटा क्वेश्चन पूछिए। कल संडे या कल ऑफ कर देंगे, ठीक है? हेलो, ओके कल संडे है ना, ठीक है चलो जी, ओके। ओके जी, हमने कहा जी अच्छा तेज हो गया, चले ठीक हो गया जी, आहिस्ता आहिस्ता कर देते हैं, ठीक है जी। आज ट्रेड में लेवल बेस्ट के बड़ा अच्छा रहे, ठीक, लेकिन चले ओके देखते हैं। मैं यहाँ गया जी, मैं दोबारा से फिर से बताता हूँ कि मैंने ये कहा कि मेरी बेसिक सैलरी थी 1000। हमने बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 45% के साथ। तो क्योंकि ये रेंज के बाहर रेफरेंस है तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया? वो 450 है। आपने अगर एक पर्सन को 1000 रुपये पे हायर किया है तो आपको उसको 45% के हिसाब से 450 रुपये देने पड़ेंगे घर के रेंट के लिए। कन्वीनियंस अलाउंस कितना है? आपने कहा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई विथ 10%। ये सारे रूल जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसके अंदर बताए गए होते हैं। मैंने इसको भी फिक्स कर दिया। ग्रॉस सैलरी नीचे फार्मूला लिखा हुआ है कि ग्रॉस सैलरी बराबर होती है बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वेंस अलाउंस। यानी अच्छा, अब यहाँ पे ये भी रूल हो सकता है कि और भी है, लाइक जो हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट में अढ़ाक अलाउंस मिलता है, गवर्नमेंट इंक्रीमेंट करती है। अगर आपका कोई अंकल फादर कोई जानने वाला किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उनकी एक सैलरी स्लिप आती है जिसे पे स्लिप कहते हैं। तो पेरोल शीट जिससे तमाम एम्प्लॉयज का हिसाब लिखा होता है, और पे स्लिप होती है जिसपे एक बंदे का हिसाब किताब लिखा होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अपने इन्वायरमेंट में देखेंगे, एक ये देखेंगे कि क्या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है। अगर है तो जरा उन्हें कहिएगा अपनी पे स्लिप दिखाएं। वैसे किसी मेल से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कि अगर आपके वो जानने वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उनकी पे स्लिप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उससे कुछ बोनसेस होते हैं। बेसिक सैलरी कम होती है लेकिन उसके ऊपर समटाइम आधार अलाउंस होता है, एजुकेशन अलाउंस होता है, और इम्प्रूवमेंट अलाउंस होता है, ईयरली अलाउंसेज होते हैं, और बहुत से इस तरह के बेनिफिट होते हैं जो कि सारी जमा होकर आपकी ग्रॉस पे बनती है। तो ग्रॉस पे बराबर होती है बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वीनियंस। तो ये मेरे पास मेरी ग्रॉस सैलरी आ जाती है। अब कुछ सैलरीज में से चीजें ऐसी होती है कटिंग होती है, जैसे आजकल आपने सुना है कि कुछ लोगों की डेली पे जो है एक दिन की तनख्वाह कटी है तो दे वेरी डिस्ट्रेस विद दिस, को बड़ा उन्होंने रोला डाला इस चीज के ऊपर, ठीक है, तो वो भी वो डिडक्शन में आएंगी। इसी तरह आपकी तनख्वाह से जो ग्रॉस पे होती है उसमें कुछ कटिंग भी होती है। क्या क्या कटता है? प्रोविडेंट फंड करता है, याद रखिएगा, कटता बेसिक सैलरी के मुताबिक है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ अदारों के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक ये कटिंग होती है। तो मैंने कहा जी मेरे पास बेसिक सैलरी का 60% हमारा रूल है कि हमने प्रोविडेंट फंड काटना है। प्रोविडेंट फंड वो होता है जो बाद में आपको एक बड़ी रकम की शक्ल में जो है वो मिल जाता है। देन आपके पास इनकम टैक्स भी आपकी सैलरी से कटता है, ये भी बेसिक सैलरी से काटा जाता है। याद रखिएगा, अलाउंसेस भी बेसिक सैलरी पे दिए जाते हैं और कटिंग्स भी बेसिक सैलरी पे की जाती हैं। तो 5% के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो कट जाता है। अब जो जो चीजें कटनी है वो डिडक्शन कहलाती हैं। डिडक्शन क्या, अभी फिलहाल जो मेरे पास दो कॉलम थे, एक प्रोविडेंट फंड का होगा और एक इनकम टैक्स का होगा। इन दोनों को मैं जमा करूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं प्रोविडेंट फंड 70 रुपये जमा इनकम टैक्स 50 रुपये, ये आपकी सैलरी से काट रहा हूँ, तो 120 रुपये मैंने काट लिए। मेरे पास नेट सैलरी कितनी आ गई? मैंने कहा ग्रॉस सैलरी यानी 1550 माइनस 120,
एंटर किया तो मेरे पास मेरी जो नेट सैलरी है वो आ गई 14,030। मैं किससे पूछने जा रहा हूँ? जी फातिमा, आपसे सवाल है, अगर मैं अपने इस फार्मूले को ड्रैग करता हूँ इन साइड को, तो क्या मेरे आंसर्स आ जाएंगे ठीक? बाकी सब लोग जो है वो अपने पास मैनुअल देखेंगे, फातिमा जो है वो इसका रिप्लाई ऑनलाइन करेंगी। क्या किसी सेल में चेंज की जरूरत है? जी फातिमा, माइक ऑन कर लीजिएगा। किस सेल में? ठीक है जी, तो वहाँ वाली ठीक है बच्चा, माइक ऑफ कर लीजिएगा। मेरे पास ये मेरी वर्किंग आ गई, मुझे कहीं भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी डाटा को फिक्स कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको वैल्यूज दिखाई, यहाँ पर गए, डाटा को सिलेक्ट किया। कितने इम्प्लॉइज हैं? 5 इम्प्लॉइज। तो 5 इम्प्लॉइज तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया। चेक करने का तरीका ये होगा कि पहला 1000 है ना, तो ये इसका आंसर है। इधर आपके पास जो है वो ये वाला जो है ये भी 1000 है। ये एक जैसे होने चाहिए, यानी अगर एक बंदे की सैलरी 1000 है और इसकी भी सैलरी 1000 है तो दोनों के एक जैसे इंसेंटिव मिलने चाहिए, वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे इसका टोटल लेना है, तो सम का फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है, और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपको राइट साइड से करना है तो आप इस तरह से इसको ड्रैग कर ले तो ये इनके आंसर आ गए। अब एवरेज निकालनी है, आपने कहा इक्वल ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है जी, याद रखिएगा। हो सकता है शायद आपको अपनी सारी जिंदगी में इसी एक असाइनमेंट से वास्ता पड़े। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है। मैंने कहा मुझे एवरेज भी बताना है कि ये लोग कितनी बेसिक पे लेके जा रहे हैं। तो मैंने एवरेज का फार्मूला देखा, ऐसा पढ़ता गया, रिटर्न द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ आर्गुमेंट which can be number of or names array or reference that कंटेन नंबर, गुड यही फार्मूला है। मैंने कहा ए वी ई आर ए जी एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, जो मेरे एम्प्लॉइज की बेसिक पे थी उनकी एवरेज लेनी। मैंने यहाँ जाके इसको ड्रैग कर दिया तो ये मेरी तमाम वैल्यूज की एवरेज आ जाएगी। रिदा, मैं कहता हूँ कि आप माइक ऑन कर लीजिएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त मेरी कंपनी का जो बजट है वो कितना है? मैंने पूछा है कि इस वक्त मेरी कंपनी का टोटल बजट कितना है, यानी जो मेरी कंपनी पैसे दे रही है, खर्चा कर रही है, वो कितना खर्चा कर रही है। तो आपकी तबीयत सही है। 7722, एक बंदे की तनख्वाह 18,000 है, तो कंपनी जो है 7000 खर्चा कर रही है। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, टोटल देखो कहाँ किया, कहीं टोटल किया आपने? वो तो देखो, हमने कहीं टोटल किया? वो किया तो हुआ है। हाँ? 27,000 तो बेसिक सैलरी का टोटल है। कंपनी कितना खर्चा कर रही है? घर का किराया कंपनी दे रही है ना? भाई कंपनी देगी ना, 2700 रुपया जो कन्वेंस अलाउंस है वो भी कंपनी देगी। जो आपकी प्रोविडेंट फंड है वो भी कंपनी ने पे करने हैं, इनकम टैक्स भी कंपनी ने पे करना। सोच के बताओ ना कौन सी वैल्यू होगी। याद रखिएगा जी, ग्रॉस सैलरी का टोटल जो होता है ना वो कंपनी खर्चा कर रही है। इस वक्त मेरी ऑर्गेनाइजेशन 41,850 रुपए इम्प्लॉइज में पे रोल यानी तनख्वाह की शक्ल में दे रही है, जिसमें से 3,220 240 रुपए डिडक्शन होगी, और इसमें से कंपनी गवर्नमेंट को पे करेगी 1,350 रुपए। जबकि आपके एक अकाउंट होता है जिससे प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहते हैं, उसमें 1,890 रुपए डाल दिए जाएंगे। कई दफा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की होती है ना, यानी जो कंपनियां होती हैं या गवर्नमेंट की जो भी आप कह लें, वो आपको कोई प्लॉट ऑफर कर देती हैं। तो जब उन्होंने उस प्लॉट की पेमेंट करनी होती है तो वो इन्हीं पैसों में से, ये जो तमाम इम्प्लॉइज के पैसे हैं,
इन्हीं में से अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो उसी में से उसको ले लेते हैं और वो उसको बाद में प्रोविडेंट फंड की शक्ल में मिलते रहते हैं। यानी वो उसके अपने ही पैसे होते हैं जो कि बाद में उसको जो है वो एक प्लॉट की शक्ल में या अमाउंट की या जगह की शक्ल में या इकट्ठी रकम की शक्ल में जो मिल जाए, आप अपना प्रोविडेंट फंड निकलवा भी सकते हैं। यानी आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप अपना प्रोविडेंट फंड जो है वो डिडक्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैंने ये कहा कि हमारी जो कंपनी है उसका जो टोटल खर्चा है वो कितना है, वो है 41,850 रुपये। मैं कहता हूँ मेरी जो कंपनी है उसका जो बजट है, यानी जो टोटल वो खर्चा करना चाहती थी, वो है 50,000 रुपये। आपने यहाँ पर एक कॉलम देना है, कंपनी ऑब्वियसली बोनस देगी ना, बोनस देगी। बोनस कैसे देगी कि कंपनी ये कहेगी कि हमारा खर्चा हो रहा है 41,850 रुपये, जबकि हमारा बजट है 50,000 रुपये। तो जितने भी पैसे आते हैं वो रिमेनिंग अमाउंट जो आती है कितनी आएगी, तकरीबन आएगी 8,250 रुपये। वो इन 5 एम्प्लॉइज में बराबर डिवाइड कर दो। ठीक है, फार्मूला आप खुद सोचोगे कि कैसे करेंगे। यानी लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि यहाँ पर अभी तो 50,000 है, मैं कहता हूँ बजट जो है वो 40,000 है। याद रखिए अब 40,000 है, खर्चा ऑलरेडी 41,850 रुपये हो रहा है, तो 1,850 रुपये एक्स्ट्रा पल्ले से डाल दिए कंपनी, यानी ओवर बजट हो रही है। तो याद रखिएगा इस सूरत में आपका जो बोनस है वो आना चाहिए जीरो। यानी जो आप फार्मूला लिखेंगे उसमें आपका बोनस आना चाहिए जीरो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ये कर लेगा, मैं समझूंगा कि वो अभी तक यहाँ तक परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, ओके, तो इनाम भी मिलेगा। ओके जी, वापस आ जाते हैं। हमने कह दिया कि यहाँ पर जो मेरे पास डिसाइड हुआ वो ये डिसाइड हुआ कि ओके जी, आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि आपके पास जो बोनस है वो कैसे कैलकुलेट होगा। और मैं ये चाहता हूँ अगला क्राइटेरिया फिर लीजिएगा, वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर तो मेरा बजट जो है वो कंपनी के गिवन अमाउंट से कम है तो मेरे पास इसका जो कलर है वो हो जाए रेड। नहीं, अगर मेरा बजट इससे कम है तो कलर रेड हो जाए, अगर मेरा बजट इससे ज़्यादा है तो ऑरेंज हो जाए, और अगर ये मेरा इसके बराबर सॉरी ग्रीन हो जाए, और अगर ये इसके बराबर है तो ये ऑरेंज हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे और इसको बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट में ले आएंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।